हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सब बात करने जा रहे हैं स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं स्प्रिंग फोर्स में, सबके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हम सब ने अपने लाइफ में स्प्रिंग को बहुत बार देखा है, डे टू डे लाइफ में स्प्रिंग को बार बार यूज करते हैं। गाड़ियों के सॉकर में आपने स्प्रिंग को देखा होगा, एक क्वाइल्ड शेप स्ट्रक्चर होता है मेटल का बना हुआ। पेन में देखोगे रिफिल और टिप के बीच में एक मेटालिक स्ट्रक्चर होता है क्वाइल जैसा, जिसको हम लोग स्प्रिंग कहते हैं। क्या खास बात है उसमें? स्प्रिंग में कुछ तो खास बात होगी भाई। तो उसका खासियत यह है कि जब भी आप स्प्रिंग को इसके नेचुरल लेंथ से, जो उसका नेचुरल लेंथ होगा जब वो रेस्ट में है, उसको आप कंप्रेस करो या फिर उसको खींच के एलोंगेट करो, यानी डिफॉर्म करो। तो जब भी आप स्प्रिंग को डिफॉर्म करते हो तो स्प्रिंग ये कोशिश करता है कि अपने ओरिजिनल लेंथ को, नेचुरल लेंथ को वापस रीस्टोर कर सके, राइट। यानी स्प्रिंग डिफॉर्मेशन के बाद अपने नेचुरल लेंथ को वापस रीस्टोर करने की कोशिश करता है। स्प्रिंग इन जनरल मेटल का बना हुआ इस तरह का एक क्वाइल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसका ज्योमेट्री मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश करी है। यहां पर इसका लेंथ है L, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा उसका रेडियस हमने R बताया। वैसे आप चाहो तो इसके ज्योमेट्री में और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे जिस वायर से बना हुआ है, जिस वायर से बना है उसका डायामीटर हो सकता है। दूसरी बात, ये जो नंबर ऑफ टन्स दिखाई देते हैं, 1 टन 2 टन 3 टन, ये दिख रहा है आपको ना, तो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, या फिर कह सकते हो क्वाइल का जो टन्स है उसकी डेंसिटी, ये सब भी आप ज्योमेट्री में इंक्लूड करोगे, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको कहते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट। चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। किसी भी स्प्रिंग का जो स्टिफनेस कांस्टेंट होता है वो यह बताता है कि स्प्रिंग को डिफॉर्म करना कितना डिफिकल्ट है। इसको समझने के लिए आप दो स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हो। आपके पास मान लो कि दो स्प्रिंग है और दोनों को आप इक्वल लेंथ से डिफॉर्म करना चाहते हो, यानी कि इक्वल लेंथ से खींचना या कंप्रेस करना चाहते हो। तो अगर आप दो स्प्रिंग को इक्वल लेंथ से खींचोगे और इसमें अगर किसी एक स्प्रिंग पे आपको ज्यादा फोर्स लगा खींचना पड़ता है, इसका मतलब उसका स्टिफनेस कांस्टेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरा स्प्रिंग जिसको आपको खींचने में कम मेहनत लगती है, राइट। यानी जिसमें मेहनत कम लगती है उसका स्टिफनेस कांस्टेंट कम है, और जिसको डिफॉर्म करने में ज्यादा मेहनत लगती है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। ये तो हो गया स्टिफनेस कांस्टेंट की बात। अब स्टिफनेस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं इन जनरल के से। अब आप पूछोगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग क्यों है दो स्प्रिंग का भाई? तो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो डिपेंडेंसी है, स्टिफनेस कांस्टेंट की जो डिपेंडेंसी है, वो किन चीजों पर है वो समझते हैं। तो सबसे पहला डिपेंडेंसी स्प्रिंग कांस्टेंट का होता है, सबसे पहला डिपेंडेंसी वो होता है इसके मटेरियल पे। मटेरियल का मतलब जिस वायर से स्प्रिंग को बनाया गया है उस वायर में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, इस पे स्प्रिंग के जो स्टिफनेस कांस्टेंट है इसकी पहली डिपेंडेंसी आएगी। तो फर्स्ट डिपेंडेंसी होगा मटेरियल यूज्ड, जो भी मटेरियल यूज किया गया उसके ऊपर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट इस वायर में जो मटेरियल यूज हुआ उस पर डिपेंड करता है। ये इसकी पहली डिपेंडेंसी होगी। दूसरा डिपेंडेंसी है इसके ज्योमेट्री को लेकर के। इसके ज्योमेट्री को लेकर के इसकी दूसरी डिपेंडेंसी होती है। पहला मटेरियल, दूसरा उसका ज्योमेट्री यानी कि स्ट्रक्चर। अब ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे भाई? सबसे पहला इसके लेंथ को, इसके लेंथ को। दूसरा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्प्रिंग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिसका रेडियस हमने R बताया था आपको, वो भी स्प्रिंग के स्टिफनेस कांस्टेंट को डिसाइड करने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट सुनोगे, स्प्रिंग में जो हमने वायर यूज किया उसका डायामीटर क्या है? डायामीटर ऑफ वायर, डायामीटर ऑफ वायर, जिस वायर का हमने स्प्रिंग बनाने में यूज किया उसका डायामीटर क्या है? चौथा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि किसी गिवन लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, या फिर कह सकते हो एक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स, एक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि जब आप स्प्रिंग को डिफॉर्म करते हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में बात हो गई। और लास्ट है उसका जो
शेप है, हेलिकल हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो उसका जो शेप, या हाँ शेप ही लिख देता हूं, उसका जो शेप है ये सारे मिलकर के स्प्रिंग के स्टिफनेस कांस्टेंट को डिसाइड करते हैं। ये सब मिलके स्प्रिंग के स्टिफनेस कांस्टेंट को डिसाइड करते हैं। आगे बात समझो सबको। तो स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। हमारे रियल लाइफ में हम जिन स्प्रिंग को देखते हैं, समझते हैं, वो होता है नेचुरल स्प्रिंग। लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस जेई में आएंगे, नीट में आएंगे, उसमें 80 to 90% क्वेश्चंस आइडियल स्प्रिंग के बारे में होता है। ओके, तो पहले समझना पड़ेगा कि आइडियल स्प्रिंग होता क्या है। तो आइडियल स्प्रिंग एक ऐसा स्प्रिंग है जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करे। क्या कंडीशन है भाई? तो पहला कंडीशन ये है कि ये हुक्स लॉ को फॉलो करे। इट मस्ट फॉलो हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या है वो पढ़ेंगे अपन। ओके, सबसे पहला कंडीशन ये है कि हुक्स लॉ को फॉलो करे। ये इसका पहला कंडीशन है। दूसरे कंडीशन की बात करें तो इसका मास टेंड्स टू 0 होना चाहिए। मास टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ओके, अगर तीसरी बात करें तो उसमें हम ये इंक्लूड करेंगे कि एक स्प्रिंग में, किसी गिवन स्प्रिंग में टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट। और अगर कोई स्प्रिंग इस 3 कंडीशन को फॉलो करता है तो उसे हम कह देंगे कि यह स्प्रिंग आइडियल स्प्रिंग है, राइट। अभी हम लोग हुक्स लॉ के बारे में बात कर ही रहे थे। तो हुक्स लॉ होता क्या है भाई? हुक्स लॉ बताता है कि किसी स्प्रिंग को डिफॉर्मेशन करने के बाद स्प्रिंग कितना रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। चलिए समझते हैं। माना कि हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, मैं आइडियल स्प्रिंग के बारे में बात कर रहा हूं, ओके। और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L0 है। नेचुरल लेंथ का मतलब जब आप स्प्रिंग को रेस्ट में रखते हो, यानी कि स्प्रिंग यूज में नहीं है, आपने किसी तरह का डिफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं डाला, ना तो खींचा है ना कंप्रेस किया है, ऐसे में जो स्प्रिंग की लंबाई है उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। और जब भी आप इसके नेचुरल लेंथ को बिगाड़ोगे तो स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। बिगाड़ने का मतलब लेंथ को बढ़ाना या फिर घटाना। मान लिया कि मैंने स्प्रिंग को यहां से थोड़ा एलोंगेट कर दिया, डिफॉर्म कर दिया, इसको बाहर एक्स की तरफ खींच दिया, तो ऐसे में स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होगा। इसको मैं नाम देता हूं एफएस। सेम कहानी कंप्रेशन के साथ भी होने वाला है। मान लो कि आपने स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस कर दिया, ये इसका नेचुरल लेंथ था, यहां से आपने थोड़ा सा इधर कंप्रेस कर दिया, देखो ये, इसको मैं एक्स कह दूं, तो इस समय स्प्रिंग वापस अपने आप को रिस्टोर करने के लिए डिफॉर्मेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, यानी कि स्प्रिंग फोर्स इस बार हो जाएगा इधर की तरफ। और हुक्स लॉ बताता है, हुक्स लॉ कहता है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स दिख रहा है, ये एफएस स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। यानी जितना आप इसको डिफॉर्म करोगे उतना ही ज्यादा ये फोर्स लगाएगा। तभी तो आप देखते हो स्प्रिंग को खींचते हो जब आप, तो शुरू में खींचना आसान होता है, जैसे ही आप एक्स को बढ़ाते हो, डिफॉर्मेशन बढ़ाते हो, तो खींचना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्प्रिंग ज्यादा कोशिश करने लगता है खुद को रिस्टोर करने की, यानी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और इसी बात को हुक्स लॉ यहां पर कह रहा है। हुक्स लॉ कहता है कि स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। अगर आप इससे प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो यहां पर एक टर्म हम लाते हैं जिसको कहते हैं के। ये के वही है जिसको हमने कहा था स्टिफनेस कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। आगे बात समझ में? आप चाहो तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। आप देखो बेटा, हर बार एक्स और एफ एस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब आपने इसको आगे इधर राइट की तरफ इसको खींच के बड़ा कर दिया, स्प्रिंग फोर्स है अब लेफ्ट में अपोजिट डायरेक्शन में। जब आपने इसको लेफ्ट में कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग राइट के डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दिया। यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा डिफॉर्मेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो एफएस का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन हो जाएगा। निगेटिव का मतलब जो भी एक्स का डायरेक्शन है, डिफॉर्मेशन का डायरेक्शन है, उसके ठीक अपोजिट में होना चाहिए स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन। और यहां पर एक बात याद रखनी है आप सबको, ये जो एक्स है, ये एक्स मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ये जो नेचुरल लेंथ दिख रहा है बेटा, यहां से आपको ये मेजर करना है, यहां से ही कंप्रेशन मेजर करना है। तो डिफॉर्मेशन मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ पोजीशन, यानी जो भी इसका नेचुरल लेंथ वाला पोजीशन था वहां से आप डिफॉर्मेशन को मेजर करोगे। हमें बात करना है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्प्रिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं
उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसके लिए समझो बेटा, आपको क्या करना है, मान लो एक स्प्रिंग आपके सामने है, तो स्प्रिंग को जब भी आप डिफॉर्म करोगे एक्स से, तो ऊपर एक फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स एफएस। ये एफएस आपको कहां दिखाई देगा भाई, तो ये एफएस दिखाई देगा इस स्प्रिंग में जो टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा उसके फॉर्म में, यानी स्प्रिंग फोर्स ही स्प्रिंग में डेवलप होने वाला टेंशन है, और इसी की वैल्यू कितना है, के एक्स अपोजिट डायरेक्शन में, यानी डिफॉर्मेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी आप क्या करोगे, बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस तरह से आप स्ट्रिंग के बारे में बात करते हो, जिस तरह से आप स्ट्रिंग के बारे में बात करते हो और स्ट्रिंग में आप टेंशन टी कैलकुलेट करते हो, वैसे ही आप क्या करना बेटा, स्प्रिंग को भी एक मिनट के लिए एज्यूम कर लेना कि वो एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर आप टी कैलकुलेट करोगे और टी को एफएस मान लेना, बाद में इसी को के एक्स लिख देना, आपका काम हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, एकदम सिंपल सा आपको ये काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन में इसको देख के समझते हैं कि कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। अब हमारे सामने दो बेसिक क्वेश्चंस है और इसके सहारे हम सीखेंगे कि स्प्रिंग का यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, उसमें दो ब्लॉक और एक स्प्रिंग है। अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हमें निकालना है कि स्प्रिंग में कितना डिफॉर्मेशन हुआ या फिर एलोंगेशन हुआ। इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर टेंसाइल फोर्स को टी एज्यूम कर लेता हूं और स्प्रिंग के अंदर टेंसाइल फोर्स है टी डैश, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो बाहर से लगने वाला टी डैश ही स्प्रिंग के अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। और इसके लिए पहले मैं इस पे काम कर लेता हूं बेटा। देखो ये है 10 kg का ब्लॉक, इस पे नीचे लग रहा होगा 10G यानी कि 100 न्यूटन, ऊपर हो जाएगा T, जो कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो लिख दोगे बेटा T की वैल्यू कितना, 100 न्यूटन के बराबर। पहला तो ये पार्ट हो गया। दूसरा बेटा देखो, इस 20 kg पे काम करते हैं, ये 20 kg का ब्लॉक, इस पे इधर लग रहा है टेंसाइल फोर्स टी और इधर इसको कोई खींच रहा होगा टेंसाइल फोर्स टी डैश से, देख लो। और क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे में टी डैश की वैल्यू हो जाएगी टी के बराबर और टी की वैल्यू है 100 न्यूटन, तो टी डैश भी कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन के बराबर। दो बातें क्लियर हो गई। अब बात काम करना है अपने को स्प्रिंग पे। मैंने अभी बताया कि आपको काम कैसे करना है। अगर अभी ये स्प्रिंग है तो ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, तो टेंसाइल फोर्स टी डैश। तो क्या लिखोगे, टी डैश की वैल्यू आप लिख दोगे के इंटू एक्स। टी डैश की वैल्यू कितनी है 100, के की वैल्यू कितनी है 1000 और ये रहा एक्स, एक्स की वैल्यू होगी 1/10 0.1 मीटर। तो ये स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन है जो हमसे पूछा गया था और आपको बिल्कुल ऐसे ही काम करना है, यानी स्प्रिंग के अंदर आप टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट करोगे और टी को लिख दोगे के एक्स। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब इस क्वेश्चन में यहां पर एक ब्लॉक है 10 kg का, एक ब्लॉक है 5 kg का, साथ में एक स्प्रिंग भी अटैच है दोनों के बीच में थ्रू अ गिवन स्ट्रिंग। ओके, और अगर स्प्रिंग आइडियल है तो यहां भी टेंसाइल फोर्स टी हो जाएगा, यहां भी टी हो जाएगा, यहां भी टी हो जाएगा। पहली बात आपको यह समझना है। दूसरी बात चेक करते हैं पहले कि ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है या फिर ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, पहले चेक करते हैं। तो यहां पर बताओ बेटा, इसका जब एबीडी बनाओगे तो यहां इसको कोई फोर्स खींच रहा होगा, दैट विल बी 10G sin 37 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 3/5, ये हो जाएगा 60 न्यूटन के बराबर। यानी नीचे इधर कोई फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन और यहां पर लगेगा बेटा 5G फोर्स, दैट इज 50 न्यूटन। अब जो इधर से कोई फोर्स इसको खींच पा रहा है वो है 60 न्यूटन का और इधर जो खींच रहा है वो है 50 न्यूटन का, तो ऐसे में विनिंग फोर्स हो जाएगा 60 न्यूटन का। तो इसको बोल देंगे ड्राइविंग फोर्स, इसको बोल देंगे अपोजिंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है तो बॉडी इधर एक्सेलरेट करेगा। तो एक का बात तो कंफर्म हो गया बेटा, ये इधर एक्सेलरेट करेगा ए से, ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा ए से। ऐसे में अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो एक्सेलरेशन, तो आप क्या लिखोगे, नेट ड्राइविंग फोर्स 60 माइनस नेट अपोजिंग फोर्स 50 इक्वल्स टू टोटल मास कितना बेटा 15 इंटू ए। तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी यहां से 10/15, तो ये हो जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया एक्सेलरेशन, लेकिन हमें तो स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन कैलकुलेट करना है और इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेंसाइल फोर्स। तो टी की वैल्यू निकालेंगे। बताओ भाई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टी की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा इस वाले ब्लॉक पर, क्योंकि ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो टी की वैल्यू हो जाएगी मास टाइम्स जी प्लस ए। तो मास तो इसका बेटा 5 kg, जी प्लस ए की बात करोगे तो लिखना पड़ेगा 10 + 2/3 और ये हो जाएगा कितना
5 इंटू 32/3 के बराबर। ये हो गया टेंसाइल फोर्स। और आपको मालूम है कि स्प्रिंग में हम काम कैसे करते हैं। हम बेटा जो स्प्रिंग होता है उसके अंदर टी निकालते हैं, अभी मैंने आपको यही सिखाया, और टी को कर देते हैं k इंटू एक्स। तो क्या करोगे, टी की वैल्यू हमारे पास है, जो के एक्स कर देते हैं, 5 इंटू 32/3 की वैल्यू हो जाएगी, के कितना है इसका देखो बेटा 2000 इंटू एक्स। और यहां से हम एक्स की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हो जाएगा 5 इंटू 32/3 इंटू 2000, और ये हो जाएगा 80/3 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर। ओके, तो ये इसका आंसर आपके। अब जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, उसमें दो ब्लॉक गिवन है 10 kg और 5 kg का। एक बीच में स्प्रिंग लगा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर मीटर। एक एक्सटर्नल फोर्स लग गया 200 न्यूटन का। पहले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, और दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है। साथ ही पूछा गया बताओ भाई कि स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हो जाएगा। ये दो बातें आपसे पूछी गई है, एक तो 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन और दूसरा स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन। फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं स्प्रिंग में एलोंगेशन निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा टेंसाइल फोर्स टी। ये टी मान लिया। इसको बेटा मैं बोल देता हूं m1, इसका एक्सेलरेशन a1 है। ये m2, इसका एक्सेलरेशन a2 मान लेता हूं। और आप लिख सकते हो यहां पर एफ नेट एक्सटर्नल, जो कि अभी एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं, वाई में ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में, देख लो ऊपर तो नहीं कूद रहा है कोई, तो एक्स में अभी नेट फोर्स है, यानी इसको आप हॉरिजॉन्टल बोल दो। ऐसे में आप लिखोगे m1 a1 वेक्टर प्लस m2 टाइम्स a2 वेक्टर, ये लिख दोगे। अब हमें यहां पर a2 फाइंड आउट करना है, बाकी सब कुछ हमें मालूम है बेटा। सारे फोर्स है, इसको मैं प्लस एक्स डायरेक्शन बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो ये भी एक्स में, ये भी एक्स में, ये देखना पड़ेगा बेटा। वह वैल्यू पुट कर दो 200 आई कैप इक्वल्स टू मास कितना है भाई 10 kg, और इसका एक्सेलरेशन है 10 आई कैप लिख देता हूं। m2 बेटा ये 5 है और a2 हमें फाइंड आउट करना है। ये कितना हो गया 100, ये 200 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5a2 की वैल्यू हो जाएगी 100 आई कैप के बराबर, और a2 की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप डायरेक्शन में। तो ये मिल गया अपन को एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, ये मिल गया अपन को। तो एक आंसर तो आ गया। अब बात होगी टी के बारे में कैसे बात करें। बेटा ये 5 kg का ब्लॉक देखो, इसको इधर खींच रहा है टेंसाइल फोर्स टी, और टी के कारण ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं टी इक्वल्स टू 5 इंटू a2, और टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5, a2 की वैल्यू 20 है, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन के बराबर। अब इस स्ट्रिंग में टेंसाइल फोर्स टी की वैल्यू आ गई। आपको मैंने कहा था कि जब स्प्रिंग जिस स्ट्रिंग से अटैच है, इसमें अगर आपको टेंसाइल फोर्स मिल जाए तो इसको ही के एक्स कर दो। तो क्या लिखोगे बेटा, टी की वैल्यू के इंटू एक्स, तो ये कितना है भाई 100, ये कितना है 200 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2 मीटर के बराबर। तो दिस इज द आंसर। अगला एक क्वेश्चन फिर से हमारे सामने है, जिसमें एक ब्लॉक है, पुल्ली के सहारे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, और सारा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, और हमसे पूछा गया कि बताओ स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन हो जाएगा। इसका मास m दे रखा है, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये मास इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। यहां टेंसाइल फोर्स को मैं T और T बोल दूं तो स्प्रिंग के अंदर टेंसाइल फोर्स हो जाएगा 2T, अगर पुल्ली आइडियल है तो। ठीक है, अब यहां पर मैं ब्लॉक के बारे में बात करूं, तो ब्लॉक के बारे में बात करूं तो ऊपर लग गया टेंसाइल फोर्स T, नीचे लग गया mg, और इसका एक्सेलरेशन है 0 के बराबर, तो T की वैल्यू हो जाएगी mg। पहला तो ये काम हो गया। अब आपकी मुलाकात हो रही है स्प्रिंग से, और स्प्रिंग में टेंसाइल फोर्स कितना है बेटा 2T के बराबर। तो स्प्रिंग पे काम करना है, तो स्प्रिंग पे काम करना है तो आप क्या लिखोगे, आपको मैंने बताया था स्प्रिंग में जो टेंसाइल फोर्स है यानी 2T जो भी दिख रहा है, इसको आप क्या कर दोगे K इंटू एक्स कर दोगे। T की वैल्यू हमारे पास है mg के बराबर, तो 2mg इक्वल्स टू kx, और ऐसे में x की वैल्यू हो जाएगी 2mg अपॉन k। सो दिस इज द एलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। अब एक बड़ा सिमिलर था क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, जिसमें एक मास है जो अभी इक्विलिब्रियम में है, दो पुल्ली के सहारे अटैच्ड है, और यहां पर एक स्प्रिंग भी लगा है। पुल्ली आइडियल आपको कंसीडर करना है। पूछा गया बताओ इस स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन होगा। सबसे पहले मैं यहां पर सभी स्ट्रिंग और स्प्रिंग में टेंसाइल फोर्स T लिख देता हूं। यहां पर बेटा मान लेते हैं ये T है,
तो इस स्ट्रिंग में टेंसाइल फोर्स हो जाएगा T/2 और यहां हो जाएगा T/2। फर्दर इस स्ट्रिंग में हो जाएगा टेंसाइल फोर्स T/4 और यहां पे हो जाएगा T/4। यानी जिस स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं उसमें टेंसाइल फोर्स है T/4। जो कि इक्विलिब्रियम में सिस्टम है तो सबसे पहले मास पे हम लोग काम कर लें, और अगर हमारा मास इक्विलिब्रियम में है तो नीचे लगने वाला फोर्स mg और ऊपर लगने वाला फोर्स टेंसाइल फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी T की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर। पहला तो ये काम हो गया, T की वैल्यू मिल गई। अब बात करते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग के पास जाओगे तो स्प्रिंग ने कहा भाई, स्प्रिंग ने कहा कि स्प्रिंग के अंदर जो टेंसाइल फोर्स है वो कितना है भाई, वो है T/4। और मैंने कहा जो भी टेंसाइल फोर्स स्प्रिंग के अंदर है उसी को क्या कर दोगे आप, K × X कर दोगे। तो T की वैल्यू कितनी है mg, तो ये हो जाएगा mg/4 की वैल्यू K × X, और ऐसे में आप x की वैल्यू लिख पाओगे mg/4 टाइम्स K। सो दिस इज द डिफॉर्मेशन या एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अब जो टॉपिक हमारे सामने है उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में, और वो भी जब ये यूज ना हो। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि जब किसी स्प्रिंग को कट करते हैं तो ऐसे में उसके स्टिफनेस कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ता है। और इसके लिए मैं आपको पहले याद दिलाना चाहूंगा कि आपको मैंने बताया स्टिफनेस कांस्टेंट की डिपेंडेंसी। स्टिफनेस कांस्टेंट किन सब चीजों पे डिपेंड करता है, और उसमें मैंने आपको बताया कि इसकी पहली डिपेंडेंसी होती है मटेरियल पे, यानी कि जिस वायर से स्प्रिंग बना है उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ। बाकी दूसरी डिपेंडेंसी होती है इसकी ज्योमेट्री, जिसपे मैंने इंक्लूड किया था स्प्रिंग का लेंथ, उसके बाद स्प्रिंग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसका डायामीटर या फिर रेडियस, तीसरा मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, चौथा बताया था कि जो इसमें वायर आप यूज करोगे उस वायर का डायमीटर क्या हो जाएगा, और लास्ट मैंने बताया था कि स्प्रिंग का जो शेप है हेलिकल या कुछ और भी इस पर। यानी कि ये सारी चीजें हैं जिस पर स्टिफनेस कांस्टेंट डिपेंड करता है। मान लो कि हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, एक आइडियल स्प्रिंग है जो अभी यूज में नहीं है, नेचुरल लेंथ पर है। इसका नेचुरल लेंथ हम लोग मान लेते हैं किसके बराबर बेटा, L के बराबर, और इसका इनिशियल स्टिफनेस कांस्टेंट आप बोल देता हूं कितना है, K के बराबर। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है। ओके, अगर मैं इस स्प्रिंग को दो पार्ट में कट कर दूं, यानी कि इसको मैं कट कर देता हूं, सपोज ये लेंथ इसका मैं बोल देता हूं कि ये लेंथ है L/3 और ये लेंथ बच गया इसका 2L/3, ऐसे दो पार्ट में कट कर देता हूं। जब आप एक ही स्प्रिंग को कट करोगे तो इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट रह जाएगी, देखना बेटा। इस स्प्रिंग में सबसे पहली चीज जो कांस्टेंट रहेगी वो है मटेरियल, क्योंकि एक ही स्प्रिंग को कट किया तो मटेरियल सेम रह गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रह गया, नंबर ऑफ टन्स जो इसके अंदर थे, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, आप देखो बेटा ये भी कांस्टेंट रह गया, इसका शेप कांस्टेंट रह गया, इसका शेप कांस्टेंट रह गया। उसके बाद इसका जो वायर था उसका डायामीटर भी आप देखोगे तो ये भी कांस्टेंट रह गया। जो चीजें बदली, जो वेरिएबल है वो केवल है स्प्रिंग का लेंथ, यानी स्प्रिंग का जो वेरिएबल पार्ट है वो लेंथ है। यानी कि जब इसके पेरेंट और इसका जो स्प्रिंग टूट के बना होगा, इस डॉटर स्प्रिंग की आप बात करोगे तो डॉटर स्प्रिंग और इस दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो वो है केवल लेंथ का, बाकी सारे पैरामीटर सेम रह जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए, आपको समझने के लिए मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। सबसे पहली बात मैं ये देखना चाहता हूं कि स्प्रिंग का लेंथ पर कैसा डिपेंडेंसी है, तो इसको समझोगे। पहली बात, मान लो हमारे पास एक ये स्प्रिंग है और दूसरा स्प्रिंग ये है, दोनों आइडेंटिकल है मान लो कुछ देर के लिए। अगर आप इसको ऐसे खींचोगे ना तो एक को खींच के एलोंगेट करना और दो को पैरेलल में खींच के एलोंगेट करना, इस पे पैरेलल में खींच के एलोंगेट करना थोड़ा टफ होता है। यानी कि अगर आप दो स्प्रिंग को कॉमन करते हो, ऐसे में स्प्रिंग का लेंथ तो सेम रह गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाने से K की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि K की डिपेंडेंसी एरिया पर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा, यानी K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्रिंग। पहली बात तो ये हमने इसके बारे में बात कर ली, लेकिन हमें बात करनी है लेंथ के बारे में भाई। तो दूसरा है कि जब आप स्प्रिंग के लेंथ को बढ़ा दोगे, यानी बड़े स्प्रिंग को खींचना थोड़ा आसान होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट या स्मॉल लेंथ स्प्रिंग।
यानी जिस स्प्रिंग का लेंथ छोटा होगा उसको खींचना थोड़ा टफ होता है। ओके, ऐसे में आप बोल सकते हो कि के की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। और इसमें ऐसा नहीं कि इसकी डिपेंडेंसी इसी दो चीजों पे होगी, ये जितनी चीजें मैंने बताई ये सब इस पे डिपेंडेंसी रखते हैं। तो सबको अगर आप कांस्टेंट मान लो तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। क्यों भाई, एरिया भी कांस्टेंट है, बाकी ये सारे टर्म्स भी कांस्टेंट है, केवल लेंथ वेरिएबल है। तो ऐसे में के प्रोपोर्शनल टू 1/l हो जाएगा, या के इंटू एल की वैल्यू यहां पे आप लिख सकते हो कांस्टेंट। अब समझोगे इसको। और के एल कांस्टेंट हो गया तो फिर इस तरह से अगर स्प्रिंग को कट किया जाए तो हम क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे भाई? तो जो अपना पेरेंट स्प्रिंग है, देखना अच्छे से, जो अपना पेरेंट स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के बराबर, और इसका नेचुरल लेंथ है एल के बराबर। अब इसको कट करके मैंने जो स्प्रिंग बनाया जिसका लेंथ l/3 और 2l/3 है, इसमें पहले वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट में k1 और इसको बेटा k2 कह दूं। अब k इंटू एल इसके लिए सेम है तो इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, यानी जहां तक ये सारी चीजें सेम होंगी, ये सारी चीजें जहां तक सेम होंगी वहां पर हम k इंटू एल को कांस्टेंट लिख सकते हैं भाई। तो लिखते हैं बेटा इसके लिए, तो बेटा इस पहले वाले पार्ट के लिए लिखेंगे k1 टाइम्स l/3 और इसको लिख देंगे नेक्स्ट के लिए k2 टाइम्स 2l/3। और अगर आपको k1 कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे? देख लो बेटा, यहां पर मैं फिर से इक्वेशन लिख देता हूं। आप लिखोगे बेटा, देखो k इंटू एल की वैल्यू आप लिखोगे k1 टाइम्स l/3 इक्वल्स टू k2 टाइम्स 2l/3। आप पहले इस दोनों कंपेयर करिए, तो ऐसे में k इंटू एल की वैल्यू हो जाएगी k1 टाइम्स l/3, ये l और l कैंसल आउट, तो k1 की वैल्यू हो जाएगी 3k के बराबर। देख लो। और जब आप इस दोनों को कंपेयर करोगे तो आप लिखोगे k2 इंटू 2l/3 की वैल्यू k इंटू एल के बराबर, l कैंसल आउट तो k2 की वैल्यू हो जाएगी 3k/2 के बराबर। यानी किसी स्प्रिंग को अब कट किया जाए तो आप बड़े आसानी से हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट बना सकते हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट के एल कांस्टेंट, राइट? के एल कांस्टेंट आप करोगे और आसानी से आपका सारा काम हो जाएगा। अब चीजों को और भी अच्छे समझने के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बेटा मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग कुछ इस तरह का, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा है के बराबर। इसका बेटा लेंथ एज्यूम कर लो, इसका लेंथ है एल के बराबर। ओके, अगर इसको n पार्ट में, n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया गया, मान लो इसको आपने n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया, तो बताओ हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, राइट? तो यहां से आपने एक पार्ट को कट किया और इस पार्ट का लेंथ हो जाएगा ऐसे में l/n के बराबर। ओके, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा k डैश बोल दो। अब दोनों के लिए एक चीज कांस्टेंट है, वो है k इंटू एल, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको। इसीलिए आप क्या लिखोगे, जो पेरेंट या मदर स्प्रिंग है इसके लिए आप लिखोगे k इंटू एल, और डॉटर स्प्रिंग के लिए आप क्या लिख दोगे, k डैश टाइम्स l/n। यहां से l कैंसल आउट तो k डैश की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स n, ये हो जाएगा। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि छोटे स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट ज्यादा और बड़े स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट रिलेटिवली कम, अगर मटेरियल सेम हो और ज्योमेट्री भी सेम हो तो। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। मान लो आपके पास दो या दो से अधिक स्प्रिंग है और उसको आपने किसी कॉम्बिनेशन में अरेंज कर दिया, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, इसी को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक स्प्रिंग ये रहा, दूसरा स्प्रिंग ये रहा। ओके, दो स्प्रिंग हो गए। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है। अभी इस अरेंजमेंट को सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं। मान लो कि आपने किसी एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको बाहर खींचा F से, और ये दोनों स्प्रिंग मिलकर के डिफॉर्म हो गया x के बराबर, सपोज ऐसा मान लो। और ऐसे में एक दूसरा स्प्रिंग भी हमने अरेंज किया, मान लो दूसरा एक स्प्रिंग है जिसपे अगर मैं इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता हूं और ये भी सेम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन देता है। ओके, देखो ये दो स्प्रिंग है और जबकि ये सिंगल स्प्रिंग है, दोनों पे हमने सेम फोर्स लगाए और दोनों मिलकर के ये जितना डिफॉर्मेशन दे रहा है उतना ही अकेला डिफॉर्मेशन दे दे, तो फोर्स लगाने के बाद दोनों में
डिफॉर्मेशन बराबर हो गया तो हम बोलेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग ये हो गया। इक्विवेलेंट क्यों भाई? बराबर काम कर दिया इसने, सेम फोर्स पर इन्होंने सेम रिस्पॉन्स दिया है, इसको बोलेंगे कि ये दोनों आपस में एक जैसे स्प्रिंग की तरह हैं, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन उसका ये इक्विवेलेंट हो गया। और इसी इक्विवेलेंट स्प्रिंग के कांस्टेंट के को कैलकुलेट करना चाहेंगे कि ये के की वैल्यू क्या है भाई, जो इस दोनों के बराबर अकेला काम कर दे रहा है। तो स्टार्ट करते बारी बारी से, पहले हम समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को, फिर समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। अब बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और स्प्रिंग के बारे में। यहां पर हमारे पास 3 स्प्रिंग हमने दिखाया है कि जो कि सीरीज में अरेंजमेंट है। आप देख लो ज्योमेट्री को ठीक से, एक स्प्रिंग यहां से चला, यहां खत्म हुआ, यहां से हमने दूसरा स्प्रिंग अरेंज कर दिया, उसके बाद तीसरा स्प्रिंग अरेंज कर दिया। यहां से जब भी आप कोई फोर्स लगाओगे तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, वो ये है कि पूरे स्प्रिंग में जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, तीनों की बात मैं कर रहा हूं, तीनों में टेंसाइल फोर्स इक्वल होंगे। ये तीनों अगर आइडियल स्प्रिंग है तो तीनों में टेंसाइल फोर्स बराबर होंगे, यानी जितना टेंसाइल फोर्स टी इसमें आएगा उतना ही टेंशन इसमें भी आएगा, उतना ही टेंशन इसमें भी आएगा, यानी थ्रू आउट दिस कॉम्बिनेशन टेंसाइल फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानना हो आपको तो आप सीधे ये बोल देना कि टी जो रहेगा उस सीरीज वाले पार्ट में, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा बच्चा? कांस्टेंट रहेगा। और मैं चाहता हूं कि इस K1, K2, K3 जो 3 स्प्रिंग हमने बनाया, इसके बदले में एक स्प्रिंग लगाऊं, यानी एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगाऊं, और इसका मैं चाहता हूं K निकालूं। अब मैंने बताया कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कैसे निकालते हैं भाई, तो ये जो कंबाइंड फॉर्म में उसमें आपने कोई फोर्स लगाया तो वही फोर्स आप इस पे भी लगा दो, और ये तीनों मिलकर के मान लो ये X डिफॉर्म हो गया तो ये भी X डिफॉर्म होना चाहिए। ऐसे में ये जो K की वैल्यू आएगी वो इस तीनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्टिफनेस कांस्टेंट कहलाएगी, राइट। अब आप देखो बेटा, हम लोग पहले कॉम्बिनेशन में पहले काम कर लेते हैं। हम जानना चाहेंगे कि X की वैल्यू है कितनी। आप देखना बेटा, जब भी आपने फोर्स लगाया F तो इस T की वैल्यू हो जाएगी F के बराबर, ये T भी हो जाएगा F के बराबर, ये T भी हो जाएगा F के बराबर। ये जो स्प्रिंग है इसको आपने K1 दिया, मान लेते हैं इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो गया X1। K2 वाले स्प्रिंग के अंदर मान लो डिफॉर्मेशन बेटा कितना हो गया? X2। और ये जो स्प्रिंग K3 है इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन होगा X3, यानी कि सब में टेंसाइल फोर्स जनरेट हो गया तो ये कुछ खींचेगा, सपोज X1, ये खींच गया X2 और ये खींच गया X3। ऐसे में आप लिख पाओगे क्या? देखो तो X की वैल्यू बेटा देखना X1 प्लस X2 प्लस X3। क्या मतलब ये कि ये मान लो स्प्रिंग X1 खींच गया तो ये पॉइंट X1 आगे चला गया, देखो ये पॉइंट भी X1 आ गया और ये पॉइंट भी X1 आ गया। फिर मान लो ये खिंच गया X2 से, तो इसके कारण ये वाला पॉइंट एडिशनल X2 से मूव कर गया होगा और ये भी एडिशनल X2 मूव कर गया होगा। और जब ये स्प्रिंग X3 एलोंगेट होगा तो ऐसे में ये पॉइंट एडिशनल X3 मूव कर जाएगा, यानी ये पॉइंट पहले वाले कारण X1, दूसरे वाले कारण X2 और तीसरे वाले कारण X3, यानी एक साथ X की वैल्यू हो जाएगी X1 प्लस X2 प्लस X3। इतना ये सबसे फ्रंट वाला पार्ट मूव कर जाएगा। अब X1 है कितना, तो आपको बेटा पता है इस स्प्रिंग का T कितना है, K कितना है, X। ऐसे में आप X1 को क्या लिखोगे? देख लो बेटा, आप जानते हो T की वैल्यू कितनी होती है? K इंटू X। तो X की वैल्यू हो जाएगी T बाय K। तो X1 की वैल्यू क्या आप लिख पाओगे? देखना इससे बेटा, X1 की वैल्यू T अपॉन K1, दूसरे के लिए T अपॉन K2 और तीसरे के लिए T अपॉन K3। ये हमने लिख दिया X की वैल्यू। और किसके लिए लिखा? इस कॉम्बिनेशन के लिए। इसको बेटा लिख देता हूं इक्वेशन 1। अब आते हैं इस स्प्रिंग के पास। इस स्प्रिंग में फोर्स लगाया बेटा, इसको मैं बोल देता हूं F की वैल्यू कितनी है? T के बराबर, ओके। और इस टेंसाइल फोर्स के कारण इसमें जो एलोंगेशन है X है, बेटा T को क्या लिख दोगे? T को लिखोगे KX, तो यहां पर X की वैल्यू हो जाएगी T अपॉन K। इसको मैं 2 बोल देता हूं। अगर इस वाले कॉम्बिनेशन में होने वाला X और ये X बराबर है तभी हम इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। तो जो आप बोल रहे हो वो कर दो भाई, कर दो, इसका X बराबर कर दो। तो क्या लिखोगे? T अपॉन K इक्वल्स टू T अपॉन K1 प्लस T अपॉन K2 प्लस T अपॉन K3। दैट इज 1 अपॉन K इक्वल्स टू 1 अपॉन K1, 1 अपॉन K2
प्लस 1/K3। अगर और भी स्प्रिंग होंगे सीरीज में तो 1/K4, 1/K5 आप इस तरह से एड ऑन कर लेना। ओके, तो ये बड़ा प्यारा सा रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है इस रिजल्ट को। साथ ही ये ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन में टेंसाइल फोर्स की वैल्यू आइडियल स्प्रिंग केस में कांस्टेंट होगी। तो सीरीज की पहचान मेरा क्या रहेगी अब से कि टेंसाइल फोर्स क्या होना चाहिए, तीनों में कांस्टेंट होना चाहिए और इस तरह कोई अरेंजमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में। आप देखो बेटा कि ये अरेंजमेंट दिखता कैसा है। मान लो हमारे पास कोई एक स्प्रिंग इस तरह से है, एक स्प्रिंग और लगाए तो यहां पर, तो ये दूसरा स्प्रिंग हो गया, एक और स्प्रिंग लगाए तो यहां पर ये हो गया तीसरा स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग हो गए। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3। सबको मैंने यहां पर किसी फ्रेम से, मासलेस फ्रेम से अटैच कर दिया और यहां से एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाते हैं। जब आप ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ऐसे में इस तीनों में कोई ना कोई टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा और इस बार ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन ये फ्रेम खिंच जाएगा इधर। मान लो कि ये फ्रेम खिंच गया इधर X से और मैं इसके लिए एक इक्विवेलेंट ड्रॉ करता हूं, देखना अच्छे से बेटा। मान लो कि एक अकेला स्प्रिंग है और स्प्रिंग का कांस्टेंट है K के बराबर। इसको अगर मैं सेम फोर्स F से खींचूं और ये भी मान लो कि उतना ही X डिफॉर्म हो जाए जितना ये तीनों मिलके हुआ है, तो ऐसे बोल दें कि ये अकेला स्प्रिंग इस तीनों के इक्विवेलेंट है। अब मैं इसके लिए पहले काम कर लेता हूं, बेटा देखना। अभी आप देखो बेटा, जब भी आपने फोर्स इधर लगाया तो ये वाला पार्ट X खींचा, ये भी X खींचा, ये भी X खींचा, यानी तीनों में डिफॉर्मेशन इक्वल। और बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान भी यही है, एक तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह का हो जाए या फिर आप ये कह सकते हो कि डिफॉर्मेशन सब में बराबर हो जाए। देखो, डिफॉर्मेशन इक्वल हो जाए। अगर ये कंडीशन हो गया तो फिर आप इस सिस्टम को पैरेलल कह सकते हो। अब बेटा मैं काम करता हूं इस वाले स्प्रिंग पे, K1 वाले पे। बताना बेटा, इस पे टेंसाइल फोर्स होना चाहिए T1, इसको लिख दोगे K1X के बराबर। दूसरे वाले स्प्रिंग पे टेंसाइल फोर्स T2 को आप लिख दोगे K2X और तीसरे में टेंसाइल फोर्स T3 को लिख दोगे K3X के बराबर। और अगर ये अभी मैक्सिमम एलोंगेशन पे है, यानी इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलोंगेशन हो चुका है, तो ये फ्रेम है अभी एलोंगेशन, ये इक्विलिब्रियम में। और ये फ्रेम अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप ये कह सकते हो कि इधर लगने वाला फोर्स F, पीछे लगने वाला टेंसाइल फोर्स T1, T2 और ये T3, ये 3 और ये फोर्स बराबर होंगे। दैट इज आप ये कह पाओगे कि F की वैल्यू हो जाएगी T1 प्लस T2 प्लस T3। और अगर आप T1, T2, T3 की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, F की वैल्यू हो जाएगी K1X प्लस K2X प्लस K3X के बराबर। और इसको मैं बेटा कह देता हूं इक्वेशन 1। तो ये हो गया ऊपर के कॉम्बिनेशन के बारे में बातें। अब मैं यहां पर जो नीचे का स्प्रिंग है इसके बारे में बात कर लेता हूं, इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग के बारे में। अब फोर्स F लगाया और ये स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट X है और ये इक्वल X खिंच गया। ऐसे में इसके लिए आप लिखोगे F इक्वल्स टू KX, राइट। इसको मैं इक्वेशन लिख देता हूं 2। ओके, अब क्योंकि हमने कहा कि दोनों में डिफॉर्मेशन बराबर है, तो ऐसे में आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो या फिर X की वैल्यू इस सब में पुट कर सकते हो। X की वैल्यू पुट करोगे कितना लिखोगे, F बाई K हर X की जगह, या फिर ऐसा करो F इक्वल्स टू लिख दो K1 प्लस K2 प्लस K3 और यहां पर X जो कॉमन आया होगा उसको लिख दो बेटा कितना, F अपॉन K के बराबर। ये फोर्स और ये फोर्स कैंसल आउट और ऐसे में K की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास K1 प्लस K2 प्लस K3। अगर आपके पास मोर देन 2 पैरेलल स्प्रिंग्स हैं तो फिर ऐसे में प्लस K4 भी आएगा, प्लस K5 भी आएगा एंड सो ऑन। तो इस बार ध्यान रखने लायक एक ही रिजल्ट हो गया। और दूसरा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग्स में डिफॉर्मेशन इक्वल होता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब एक बड़ा सिंपल सा प्यारा सा हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन स्प्रिंग है, बाहर से फोर्स लगा दिया, तो किस तरह से यहां पर हम टेंशन T1 और T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ये फोर्स है, कुछ पार्ट T1 बनेगा, कुछ पार्ट T2 बनेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं, कैसे हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको पता होगा तो बहुत सारा कैलकुलेशन आप सेव कर सकते हो। ओके, मैं देखो पहली बात, जब ये आपने इसको फोर्स F लगाया, ये मान लो X खिंच गया, अभी ये इक्विलिब्रियम में ये पॉइंट आ गया।
ऐसे में आप लिख सकते हो बेटा F की वैल्यू हो जाएगी T1 प्लस T2 के बराबर। और बेटा आपको मालूम है कि ये दो स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कॉम्बिनेशन होता है K1 प्लस K2। तो बेटा आप इसको लिख सकते हो कितना, देखो तो K1 प्लस K2 मैंने कंबाइन कर दिया एक साथ और डिफॉर्मेशन लिख दिया x के बराबर। ओके, दोनों अगर एक साथ लिखना चाहो तो K1 प्लस K2 लिख दो, इंटू एक्स कर दो, ये हो गया अपना। अब ऐसे में x की जो वैल्यू आएगी देखना अच्छे से, x की वैल्यू हो जाएगी f के टर्म में f अपॉन K1 प्लस K2 के इक्वल, ये हो गया x की वैल्यू। ठीक है भाई। अब अगर मुझे T1 कैलकुलेट करना हो तो T1 की वैल्यू होती है K1 इंटू एक्स। देख लो T1 कैलकुलेट करना है तो T1 की वैल्यू होती है K1 इंटू एक्स और x हमें मालूम है, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी f टाइम्स, देखना बेटा अच्छे से, f टाइम्स K1 अपॉन K1 प्लस K2, देख लो ठीक से। और ऐसे में T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा f टाइम्स K2 अपॉन K1 प्लस K2। बड़ा प्यारा रिजल्ट T1 का भी है T2 का भी है, देखो ठीक से। यानी कि अगर आप T1 T2 को देखोगे तो आपको यह लगेगा कि आप जिस स्प्रिंग में टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो, नेट फोर्स इनटू उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ऊपर है, बाकी कॉम्बिनेशन नीचे है। अगर आप T2 के बारे में बात करोगे यानी कि सेकंड स्प्रिंग के बारे में बात करोगे तो इसका जो K2 टर्म है वो ऊपर है, बाकी टर्म कहां है, नीचे है, राइट। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जाएंगे अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो। अब एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग दिया गया, 3 स्प्रिंग यहां पे लगा हुआ है और ये सिस्टम एक मास से अटैच्ड है और ये मास सभी इक्विलिब्रियम में है। ऐसे में बताना है कि T1, T2 और T3 की वैल्यू क्या होगी। ओके, सबसे पहले अगर ये मास इक्विलिब्रियम में है तो क्यों है भाई, नीचे एक फोर्स लग रहा होगा tan G के बराबर और ऊपर इसको स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है उसका टेंसाइल फोर्स T1 खींच रहा होगा और इसी दो फोर्स के कारण ये होगा इक्विलिब्रियम में। ओके, तो मैं यहां पर इसका एबीडी बनाऊं, ये tan kg, नीचे लगने वाला फोर्स है 100 न्यूटन, ऊपर लगने वाला फोर्स है T1। तो T1 की वैल्यू यहां से देखती मिल गया कितना, 100 न्यूटन के बराबर। आ गया समझ में। तो पहली बात जो T1 की वैल्यू थी ये कितना हो गया, 100 न्यूटन के बराबर। अब फर्दर हम चाहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के थ्रू भी T2 और T3 कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेंसाइल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाए। तो अगर टेंशन यहां T1 है तो यहां भी टेंशन कितना हो जाएगा, T1 के बराबर, जिसकी वैल्यू है 100 न्यूटन, देख लो ठीक से। और अगर ये 100 न्यूटन है तो इसके सहारे दो पैरेलल स्प्रिंग के अंदर हम टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देख के बोल देंगे T2 कितना होगा, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉम्बिनेशन पे बाहर से लगने वाला फोर्स कितना है भाई, ये है 100 इनटू जिस स्प्रिंग में टेंसाइल फोर्स आप कैलकुलेट करना चाहते हो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 400। तो ये कितना हो जाएगा, K2 जो कि 400 है अपॉन K2 प्लस K3 जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट सम हो जाएगा, दैट इज 600 प्लस 400। ऐसे में ये हो जाएगा 100 इंटू 400 अपॉन 1000 के बराबर। तो ये 2 जीरो यहां खत्म कर दिया, इसको यहां खत्म कर दिया, ये हो गया 40 न्यूटन का। तो इस K2 वाले स्प्रिंग में टेंसाइल फोर्स की वैल्यू होगी 40 न्यूटन। बचा हुआ इस पे हो जाएगा 60 न्यूटन। देख के बोल सकते हैं, पहले सॉल्व भी कर लेते हैं एक बार। देखो T1 की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, T3 की वैल्यू कैसे लिखोगे भाई, तो ड्राइविंग फोर्स कितना है इसके ऊपर, 100 न्यूटन, और इसको मल्टीप्लाई करोगे K3 से, दैट इज 600 अपॉन 600 प्लस 400। ऐसे में ये हो जाएगा 100 इंटू 600 अपॉन 1000। ऐसे में 2 जीरो ये खत्म और 1 जीरो ये खत्म, ये हो गया 60 न्यूटन के बराबर। यानी कि इस स्प्रिंग में टेंसाइल फोर्स हो गया 40 न्यूटन और इस पे हो गया 60 न्यूटन के बराबर। इस तरह से बड़े आसानी से आप स्प्रिंग में जो टेंशन है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने फिर से अवेलेबल है, बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्प्रिंग्स गिवन है, K1, K2 और K3 की वैल्यू हमारे पास है। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का। हमसे पूछा गया बताओ ये जो पॉइंट्स है A, B और C, इस तीनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये पता करेंगे उससे पहले एक काम कर लेते हैं, हम तीनों स्प्रिंग का अलग से एलोंगेशन या डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते ये स्प्रिंग X3 है, इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो गया X3,
इसके अंदर x2 और इसके अंदर x1। और आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था कि पूरे स्प्रिंग में टेंसाइल फोर्स की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट, यानी कि जो 200 आपको दिख रहा है ये बनेगा टेंसाइल फोर्स, और यही टी की वैल्यू यहां दिखाई देगी, यही टी यहां दिखाई देगी, यही टी यहां दिखाई देगी। तो पहले अगर मैं बात करूं पहले वाले स्प्रिंग पर, तो टी जिसकी वैल्यू है 200, इसको क्या लिखोगे आप kx, और k1 की वैल्यू है 200 इंटू x1, ऐसे में x1 की वैल्यू हो गई 1 मीटर के बराबर। देख लो। दूसरा, अगर आप सेकेंड स्प्रिंग के बारे में बात करोगे, इसको टेंसाइल फोर्स इक्वल मिल रहा है, दैट इज 200 न्यूटन, और ये हो जाएगा बेटा k2x के बराबर, यानी k2x2 के बराबर, दैट इज 400 टाइम्स x2, और यहां पर x2 की वैल्यू हो गई 1/2, दैट इज 0.5 मीटर। देख लो ठीक से। और तीसरा जो पार्ट है, आप देखो बेटा, तीसरे स्प्रिंग के बारे में बात करोगे, इसके लिए भी t की वैल्यू हो जाएगी 200, और दैट इज इक्वल्स टू k3 इंटू x3। k3 की वैल्यू यहां बेटा देखो कितना है, 600 के बराबर, इंटू मैं x3 लिख दूं। x3 की वैल्यू बेटा कितना हो गया, देखो बेटा ये हो गया 2/6, दैट इज 1/3 मीटर। आप इसको लिख सकते हो 0.33 मीटर के बराबर। ओके, तो हमें मिल गया x1, x2 और x3 की वैल्यू। अब ये जो C पॉइंट है वो इस वाले स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन के दौरान मूव करेगा, यानी C पॉइंट मूव करेगा कितना, देखना ठीक से बच्चा, बताता हूं क्या मैं। डेल्टा C की वैल्यू यहां पे हो जाएगी केवल और केवल x3 के बराबर। जो B पॉइंट है वो इस स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन के कारण भी आगे शिफ्ट हुआ, इस वाले स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन के कारण भी आगे शिफ्ट हुआ, यानी कि शिफ्टिंग इन पॉइंट बी जो होगा वो हो जाएगा x3 प्लस x2 के बराबर। और अगर आप ए के बारे में बात करोगे तो ए का शिफ्टिंग हो जाएगा तीनों स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन के कारण, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3। बेटा आंसर रिपोर्ट करते हैं। x3 की वैल्यू कितनी है, 0.33 मीटर। ये कितना है देखो, 0.5 प्लस 0.33, दैट इज 0.83 मीटर। और तीसरे के बारे में बात करोगे तो ये है x1 1 के बराबर प्लस 0.5 प्लस 0.33, और ये हो जाएगा 1.83 मीटर के बराबर। तो यहां पर हमने तीनों पॉइंट के शिफ्टिंग को बता दिया। अब बात करते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में। वैसे कुछ देर पहले ये टॉपिक आपके सामने अभी आया था, लेकिन वहां पर अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिल्कुल अलग था। वहां पर हम जिस स्प्रिंग की बात कर रहे थे वो बिल्कुल रेस्ट में था, यूज में नहीं था, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं था, पहली बात ये। दूसरा, उसमें हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्प्रिंग को कट करने के बाद उसके हर एक टुकड़े का स्टिफनेस कांस्टेंट कितना होता है, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जबकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई स्प्रिंग यूज हो रहा है, यूज में है, ऐसे में उसके कट करने का क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो सुनोगे। सबसे पहली बात, अगर कोई स्प्रिंग आपके सामने हो और वो यूज में हो, राइट, उसको आपने कट किया, या फिर किसी रस्सी, स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, अगर आपने किसी स्ट्रिंग को कट किया तो कट करने के ठीक बाद, ओके, ठीक बाद उसका टेंसाइल फोर्स 0 हो जाएगा, या फिर ऐसा कह दो कट करते ही 0 हो जाएगा। और यानी कि वो स्प्रिंग या फिर वो स्ट्रिंग जिसको आपने कट कर दिया, कट करते उसका टेंसाइल फोर्स 0 हो गया, और ये दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों ही हो गए यूजलेस। स्ट्रिंग भी यूजलेस हो गया और स्प्रिंग भी यूजलेस हो जाएगा। जिसको आप कट करोगे वो तुरंत यूजलेस हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। दूसरा पॉइंट है, अगर आपकी मुलाकात किसी ऐसे स्प्रिंग से होती है जिसके दोनों एंड पे मास लगा है, देख लो ठीक से, या फिर एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड पे मास लगा हो, ऐसा कोई सिचुएशन आपको दिखे, तो ऐसे में स्प्रिंग अपने अंदर तो चेंज करेगा, लेकिन अगर सिचुएशन जस्ट आफ्टर का हो, मैं जस्ट आफ्टर की बात कर रहा हूं, अगर सिचुएशन जस्ट आफ्टर का हो, जस्ट आफ्टर द कट ऐसा कुछ बोला जाए, तो जस्ट आफ्टर ये दोनों स्प्रिंग अपने टेंसाइल फोर्स को कांस्टेंट मेंटेन करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अरे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग के बारे में आप जानते हो, हुक्स ने कहा था T = kx, जहां पर x था डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए टाइम चाहिए भाई। आपने टाइम दिया नहीं, बोला कट करते ही बता दो,
टाइम बीतने के बाद तो बता कुछ और बातें हो जाएंगी, टाइम बीतने की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट आफ्टर पूछ रहा हूं। तो जस्ट आफ्टर में टी को आप मानना है कांस्टेंट। तीसरा पॉइंट भी आप ध्यान रख लो, अच्छा रहेगा कि अगर आपकी मुलाकात किसी स्ट्रिंग से होती है, किसी स्ट्रिंग से होती है, तो स्ट्रिंग तुरंत जस्ट आफ्टर अपने टी को बदल सकता है, टी को कांस्टेंट नहीं रखेगा, टी को चेंज कर देगा, लेकिन स्प्रिंग खुद को चेंज करने में टाइम लेता है। तो जस्ट आफ्टर वाले केस में, इस दोनों केस में केवल आप टी को कांस्टेंट करोगे, स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हो, और कट कर दिया तो वो तो यूजलेस ही हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सीखेंगे कि कैसे इन कॉन्सेप्ट को लगा करके कटिंग ऑफ स्प्रिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें हमारे पास दो स्प्रिंग, एक स्ट्रिंग, 3 ब्लॉक लगे हुए हैं। इसने कहा कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए जस्ट आफ्टर, ये वर्ड देखो क्या लिखा है, जस्ट आफ्टर द कट ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ब्लॉक्स। ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है बी और सी के बीच में, इसको कट करें, तो कट करने के बाद क्या हो जाएगा, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ये पूछा गया हमसे। पहला एक काम करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 डायग्राम बनाइए। एक डायग्राम कट करने से ठीक पहले का, तो ये डायग्राम में लिख दिया मैंने बिफोर, और इस समय सबसे पहला आप ये काम करिए कि हर एक स्ट्रिंग और स्प्रिंग का टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट करिए। अब क्योंकि ये स्प्रिंग एक मास mg को संभाल रहा है, तो इसका टेंशन अगर मैं T1 बोल दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर। इस स्ट्रिंग को के टेंसाइल फोर्स को T2 बोलूं तो इसमें टेंसाइल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 2mg, क्योंकि ये 2 मास को संभाल रहा है भाई। और यहां पर इसके टेंसाइल फोर्स को T3 बोलूं तो इसके टेंसाइल फोर्स T3 की वैल्यू हो जाएगी 3mg के बराबर। ये तो हो गया टेंशन बिफोर द कट। अब जस्ट आफ्टर का डायग्राम बना रहा हूं, देखना बेटा, जस्ट आफ्टर का डायग्राम बना रहा हूं मैं, जस्ट आफ्टर का डायग्राम बना रहा हूं, देखना अच्छे से। जस्ट आफ्टर में ये एक स्प्रिंग रह जाएगा, ये ब्लॉक रह जाएगा सी, ये रस्सी टूट चुका है, ओके, ये रस्सी टूट चुका है, इसका टेंशन जो T2 था वो 0 हो गया। नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहां पर एक मास है m, ये मास है m, ये है A ब्लॉक, ये है ब्लॉक B, यहां पर टेंसाइल फोर्स T3 और यहां पर टेंसाइल फोर्स T1। और मैंने आपको क्या सिखाया कि ये स्प्रिंग जो एक फिक्स सपोर्ट और एक मास से अटैच्ड हो या फिर ऊपर नीचे मास हो, ऐसे में टेंसाइल फोर्स तुरंत नहीं बदलता, जस्ट आफ्टर में नहीं बदलता। तो इस T3 की वैल्यू हो जाएगी 3mg और इसकी वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर। अब क्योंकि ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, हर एक ब्लॉक का एबिलिटी बनाएंगे और एक लाइन में उसका एक्सेलरेशन बताएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है ए से, ए के पास गए, ब्लॉक एक, मास इसका m के बराबर है, नीचे लगने वाला फोर्स होगा mg और ऊपर टेंसाइल फोर्स लगेगा T1 जिसकी वैल्यू है mg के बराबर। क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाएगा 0 के बराबर। ये पहला। दूसरा देख लो बेटा, ब्लॉक बी के बारे में बात कर लें। बी का मास बेटा कितना है, बी का बेटा मास कितना है, देखो बी का भी मास है m के बराबर, तो नीचे लगने वाला फोर्स mg और नीचे लग रहा है टेंसाइल फोर्स T1, ऊपर T2 तो 0 हो गया, देख लो बेटा T2 कितना हो गया 0, तो T1 की वैल्यू कितनी है mg के बराबर, तो इस पे नेट फोर्स नीचे कितना हो गया 2mg, तो क्या लिखोगे 2mg इक्वल्स टू मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो गया, देखो बेटा m से m कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना 2g के बराबर, 2g के बराबर। क्योंकि नेट फोर्स नीचे है तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे, डाउनवर्ड। और तीसरा ब्लॉक सी पे काम कर लें, ब्लॉक सी पे काम कर लेते हैं। ब्लॉक सी ये रहा, इसका मास m, तो नीचे लगने वाला फोर्स mg, ऊपर लग रहा है T3, नीचे लग रहा है T2, T2 की वैल्यू हो चुकी है 0 और T3 की वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो 3mg। ऐसे में ऊपर का फोर्स ज्यादा बड़ा हो गया, तो नेट फोर्स हो गया 3mg माइनस mg इक्वल्स टू मास ऑफ ब्लॉक इनटू AC, और AC की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, m कैंसिल आउट तो हो जाएगा 2g अपवर्ड। देखो ठीक से, इस तरह से आसानी से हम तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने, उसमें एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, एक मास है 5 kg का। क्वेश्चन में पूछा गया बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा जस्ट आफ्टर द कट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को कट करने के ठीक बाद इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर अप्रोच, पहले बिफोर का डायग्राम और आफ्टर का डायग्राम। बेटा बिफोर में इसी डायग्राम को एज्यूम कर लेते हैं, बिफोर वाले में। तो बिफोर बेटा टेंशन कैलकुलेट करो। इसके लिए मैं एक काम करता हूं, ये एंगल 90 डिग्री है तो इसको मैं एक एक्सिस बोल देता हूं, इसको मैं दूसरा एक्सिस बोल देता हूं। सपोज ये एक्स एक्सिस है
और ये y एक्सिस ऐसा मान लो, मानने में क्या जाता है भाई, ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इसके हिसाब से ये एंगल हो गया 37 डिग्री, देख लो राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो 37 डिग्री, तो ये भी हो गया 37 डिग्री। इस ब्लॉक पे नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, देखो ठीक से, तो नीचे फोर्स कितना लग गया mg के बराबर, mg कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। अब सारे फोर्सेस को मैं एक्सिस में ब्रेक करना चाहता हूं, इस फोर्स को बेटा T1 बोल देता हूं, स्प्रिंग फोर्स को बेटा T2 बोल देता हूं, ऐसे इस 50 न्यूटन को ब्रेक करो, इधर हो जाएगा 50 cos 37 यानी 50 इंटू 4/5 दैट इज 40 न्यूटन ये, और इधर हो जाएगा 50 sin 37 दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन के बराबर। अब क्योंकि ये मास इक्विलिब्रियम में है तो इधर के नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, यानी कि T1 और 30 न्यूटन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन। सिमिलरली अगर आप इस एक्सिस के बारे में बात करोगे तो नेट फोर्स इधर भी जीरो कर दोगे, और इसको जीरो करना हो तो T2 40 न्यूटन को बैलेंस करेगा। T2 कितना हो गया देखो 40 न्यूटन, बड़ा सिंपल है। अब ये तो डायग्राम हो गया बिफोर का, आफ्टर द कट का डायग्राम बनाते बेटा, जस्ट आफ्टर का, जस्ट आफ्टर का। अब चूंकि स्ट्रिंग खत्म तो T1 जीरो, T2 बच जाएगा, यानी कि ये स्प्रिंग बच जाएगा केवल, देखो स्प्रिंग ने बोला कि हम अपने आप को चेंज करेंगे नहीं, तो इसका T2 यानी कि रह जाए कितना 40 न्यूटन, अभी भी रहेगा, जस्ट आफ्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। नीचे एक फोर्स लग रहा है कितना देखो बेटा 50 न्यूटन, ये तो रहेगा ही रहेगा। दो बातें हो गई, दो बातें हो गई। अब दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो नेट फोर्स होगा इधर कहीं एफ नेट, देख लो, और अगर मुझे एफ नेट पता है तो क्या लिखूंगा बेटा, एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन, एम की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1/5 टाइम्स एफ नेट, और 1/5 बेटा एफ नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा देखो। अब दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल देखते हैं, ये एंगल देखो बेटा, ये एंगल ये है 37 डिग्री, तो ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 37, पहली बात तो ये। तो ऐसे में फोर्सेस 50 और 40 है, तो दिस वन इज 50 स्क्वायर, सेकेंड वन इज 40 स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स 50 इंटू 40 इंटू कॉस 180 माइनस 37 डिग्री, ये कर देंगे, सॉल्व करेंगे बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी 1/5, दिस वन इज 2500, दिस वन इज 1600, देखो ठीक से, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना देखो बेटा 4000 इंटू माइनस ऑफ कॉस 180 माइनस 37 विल बी माइनस कॉस 37, यानी कि -4/5। ओके, तो ये वैल्यू कितना आ गया देखो, ये वैल्यू हो गया 1/5, ये हो गया 25 प्लस 16 4100 माइनस ये हो जाए कितना देखो बेटा -3200, ये हो गया 1/5 एंड दिस वैल्यू विल बी 900, इसका अंडर रूट हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 30, और ए की वैल्यू हो जाएगी यहां से 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जस्ट आफ्टर द कट ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी को तुरंत काटने के बाद। सो दिस इज द आंसर। तो बच्चों आज के क्लास में हमने आपको बताया कि स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या है, हुक्स ने स्प्रिंग के बारे में क्या बात करी, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट की डिपेंडेंसी किन सब चीजों पर है, स्प्रिंग को कट करते हैं तो उसका स्टिफनेस कांस्टेंट कैसे वेरी करता है, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, जब स्प्रिंग यूज हो रहा हो तो ऐसे में स्प्रिंग को कट करने पर कैसे हम ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को इस वीडियो लेक्चर में हमने इंक्लूड किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।